नमस्ते और स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 10वीं कक्षा के गणित 1 यानी अलजेब्रा के एक ऐसे चैप्टर की पड़ताल करने वाले हैं जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि सोचने का एक नया तरीका सिखाता है। बिल्कुल, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी को गणित की भाषा में कैसे पकड़ा जाए। हाँ, ये सिर्फ सवालों को हल करने के बारे में नहीं है, ये संभावनाओं के साथ एक तरह से सहज होने के बारे में है। हाँ, चैप्टर का नाम है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। हमारे पास इस चैप्टर के चारों प्रैक्टिस सेट्स के कुछ सवाल हैं और हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि इन सवालों को कैसे हल किया जाए, बल्कि ये देखना है कि ये चैप्टर एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कैसे बनाया गया है। सही। हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स एक एक करके कैसे जुड़ते हैं और हाँ, उन जगहों पर भी खास ध्यान देंगे जो 2026 की बोर्ड परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए इस तार्किक सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक बेहतरीन सफर होने वाला है क्योंकि प्रायिकता का असली जादू फॉर्मूला में नहीं बल्कि उस व्यवस्थित सोच में है जो उस फॉर्मूला तक ले जाती है। अच्छा, इन प्रैक्टिस सेट्स के जरिए हम देखेंगे कि कैसे ये चैप्टर हमें किसी भी समस्या को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना सिखाता है। ठीक है। तो पहला पड़ाव में प्रैक्टिस सेट 5.1। यहाँ के सवाल देखकर पहली नजर में लगता है कि ये तो बस गिनती का खेल है। हाँ, लगता तो है। जैसे पहला सवाल है, वनिता महाराष्ट्र की 8 जगहों में से किसी एक जगह अपनी गर्मी की छुट्टियों में जाना चाहती है, अजिंठा, महाबलेश्वर वगैरह। तो कुल कितनी संभावनाएं हैं? जवाब है 8। ये तो बहुत सीधा है। हाँ, ये सीधा लगता है और यही इसकी खूबी है। ये हमें प्रायिकता की दुनिया में बहुत धीरे से दाखिल कराता है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये अपने संभावनाओं के ब्रह्मांड को परिभाषित करने की कला है। संभावनाओं का ब्रह्मांड? हाँ, कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले, चाहे वो मौसम की हो या किसी खेल के नतीजे की, पहला सवाल हमेशा यही होता है, कुल क्या क्या हो सकता है? What can happen? मतलब अगर हमारा यही पहला कदम गलत हो गया, अगर हमने कुल संभावनाओं को ही सही नहीं गिना, तो आगे की पूरी इमारत ही ढह जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए ये आसान दिखने वाला प्रैक्टिस सेट नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। जैसे वो एक सवाल है, 10 से 20 तक के नंबरों वाले कार्ड्स में से एक कार्ड चुनने की कुल कितनी संभावनाएं हैं? 11। हाँ, 11। छात्र जल्दबाजी में 20 में से 10 घटाकर 10 जवाब दे सकते हैं। सही। लेकिन जब हम 10 और 20 दोनों को शामिल करते हैं तो कुल 11 संभावनाएं होती हैं। ये छोटी सी चूक पूरे सवाल का नतीजा बदल सकती है। ये बात तो सही है। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 हमारी नींव को मजबूत कर रहा है। अच्छा, अब जब हमें ये पता चल गया है कि कितनी संभावनाएं हैं, तो अगला तार्किक सवाल ये उठता है कि वे संभावनाएं क्या क्या हैं। बिल्कुल। और यहीं से चीजें थोड़ी और औपचारिक होने लगती हैं, है ना? हाँ, अब हम सिर्फ गिनती से आगे बढ़कर उन सभी संभावनाओं की एक व्यवस्थित सूची बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी को गणित की भाषा में सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसे हम एस से दिखाते हैं। और यही प्रैक्टिस सेट 5.2 का मुख्य केंद्र है। हमें सैंपल स्पेस एस और सैंपल पॉइंट्स की संख्या एन ऑफ एस लिखने के लिए कहा गया है। सही। चलिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाला जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? यहाँ व्यवस्थित सोच काम आती है। हम एक चीज को स्थिर रखते हैं और दूसरी को बदलते हैं। मान लीजिए सिक्के पर हेड एच आया। ठीक है। तो पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। यह हमें 6 परिणाम देता है, H1, H2, H3 ... हाँ, H4, H5, H6। समझ गया। हाँ। और फिर अगर सिक्के पर टेल टी आया तो पासे पर फिर से 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो हमें 6 और परिणाम मिले, T1, T2 से लेकर T6 तक। सही। तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस S बन गया H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6 और कुल सैंपल पॉइंट्स की संख्या यानी N ऑफ S हो गई 12। यह सिर्फ एक सूची नहीं है, यह एक गारंटी है कि हमने हर संभव परिणाम पर विचार किया है। इसी सेट में एक और सवाल है जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगता है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा पेज है। अंक 2, 3 और 5 का उपयोग करके 2 अंकों की संख्या बनाना जिसमें अंकों को दोहराया नहीं गया है। हाँ। यहां पर सैंपल स्पेस S होगा 23, 25, 32,
35, 52, 53 और n of s is equal to 6। लेकिन जो सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है वो है समिति बनाने वाला। हाँ, वो सवाल बहुत खास है। 2 लड़कों B1, B2 और 2 लड़कियों G1, G2 में से 2 लोगों की सड़क सुरक्षा समिति बनाना। ठीक है, तो जब मैंने पहली बार इसे करने की कोशिश की तो मेरा दिमाग ऐसे चला, एक लड़का और एक लड़की की समिति बनाते हैं तो B1, G1 एक समिति हो गई, फिर G1, B1 भी तो एक समिति हो सकती है। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। क्या B1, G1 और G1, B1 अलग अलग समितियां हैं? यह एक शानदार सवाल है और ये इस समस्या का दिल है। ये छात्रों को डेटा साइंस के एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट से पहली बार मिलवाता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का अंतर। अच्छा, क्या आप लोगों को एक तस्वीर के लिए एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं जहां क्रम मतलब ऑर्डर मायने रखता है, या आप एक टीम बना रहे हैं जहां क्रम मायने नहीं रखता? अच्छा, तो समिति एक टीम है। राम और श्याम की समिति श्याम और राम की समिति से अलग नहीं है। बिल्कुल। ज्यादातर वास्तविक दुनिया की समस्याएं टीमों के बारे में होती है, तस्वीरों के बारे में नहीं। इसीलिए ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है। तो सैंपल स्पेस बनाते समय हम B1, G1 लिखेंगे, लेकिन G1, B1 को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक ही टीम है। सही। इसलिए कुल संभावनाएं होंगी 2 लड़के B1, B2, 2 लड़कियां G1, G2 और एक लड़का एक लड़की के 4 कॉम्बिनेशंस B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2। तो हमारा सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू B1, B2, G1, G2, B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2 है और n of S इज इक्वल टू 6 हुआ। बिल्कुल समझ गया। तो अब हमारे पास सभी संभावनाओं की एक पूरी लिस्ट है, हमारा सैंपल स्पेस। लेकिन असल जिंदगी में हम हमेशा हर चीज में दिलचस्पी नहीं रखते, हम कुछ खास ढूंढ रहे होते हैं। जैसे अगर मैंने पासा फेंका तो शायद मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सम संख्या आने की क्या संभावना है। मैं विषम संख्याओं की परवाह नहीं करता। और आपने अनजाने में ही अगले कॉन्सेप्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जब हम उस बड़े से सैंपल स्पेस में से अपनी शर्त के हिसाब से कुछ खास परिणामों को फिल्टर करके बाहर निकालते हैं तो उसे घटना या इवेंट कहते हैं। अच्छा, और यही प्रैक्टिस सेट 5.3 का सार है। क्या हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि सैंपल स्पेस नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी है, हर फिल्म, हर शो? हाँ, सोच सकते हैं। और एक घटना तब होती है जब हम एक फिल्टर लगाते हैं, मुझे सिर्फ शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्में दिखाओ। ये एकदम सही सादृश्य है, बिल्कुल सही। आप उस विशाल ब्रह्मांड को अपनी रुचि के अनुसार छोटा कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 5.3 से एक उदाहरण लेते हैं। एक पासा फेंका जाता है, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। अब घटना A है, ऊपरी सतह पर सम संख्या मतलब इवन नंबर मिलना। तो हम नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में सम संख्या का फिल्टर लगा रहे हैं, हमारे हाथ आएंगे 2, 4 और 6। हाँ, तो घटना A का सेट होगा A इज इक्वल टू 2, 4, 6 और इसमें परिणामों की संख्या n of A इज इक्वल टू 3। सही। अब घटना C है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर मिलना। तो C इज इक्वल टू 2, 3, 5 और n of C इज इक्वल टू 3। यहाँ छात्र अक्सर एक को अभाज्य संख्या मान लेते हैं, जो कि एक क्लासिक गलती है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बोर्ड परीक्षा में बहुत जरूरी है। अब 2 पासों वाले सवाल पर आते हैं। इसका सैंपल स्पेस तो बहुत बड़ा होता है, 1,1 से लेकर 6,6 तक कुल 36 परिणाम। तो n of S इज इक्वल टू 36। हाँ। अब घटना A है, ऊपरी सतहों पर अंकों का योग कम से कम 10 है। कम से कम 10 का मतलब है 10, 11 या 12। हाँ, तो हमें उन सभी जोड़ियों को ढूंढना होगा जिनका योग 10, 11 या 12 हो। योग 10 के लिए 4,6, 5,5, 6,4। योग 11 के लिए 5,6, 6,5 और योग 12 के लिए 6,6। इन सबको मिलाकर हमारी घटना B का सेट बनता है और n of B इज इक्वल टू 6। यहाँ कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, गुणज जैसे शब्दों का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। इस सेट में एक और सवाल है जिसे बोर्ड परीक्षा का हॉट क्वेश्चन कहा जा सकता है। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बिना दोहराए 2 अंकों की संख्या बनाना। ये सवाल इतना खास क्यों है? क्योंकि यह छात्रों की कई क्षमताओं का एक साथ परीक्षण करता है। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना,
सबसे बड़ी गलती जो छात्र यहाँ करते हैं वो 0 के नियम को भूल जाते हैं। अच्छा, 2 अंकों की संख्या 0 से शुरू नहीं हो सकती। 05 कोई 2 अंकों की संख्या नहीं है, वो सिर्फ 5 है। अच्छा, तो दहाई के स्थान पर हमारे पास सिर्फ 5 विकल्प हैं, 1, 2, 3, 4 या 5। सही। और जब हम इनमें से कोई एक चुन लेते हैं, मान लीजिए 1, तो इकाई के स्थान के लिए हमारे पास फिर से 5 विकल्प बचते हैं, क्योंकि अब हम 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हर दहाई के अंक के लिए 5 संभावनाएं हैं, इसलिए कुल सैंपल स्पेस में 5 गुणा 5 बराबर 25 संख्याएं होंगी। n of s बराबर 25। और कई छात्र यहाँ 6 गुणा 5 बराबर 30 कर देते हैं, जो गलत है। हाँ, बहुत आम गलती है ये। फिर इस सवाल में घटनाएं होती हैं। बनी हुई संख्या सम है या 3 से विभाज्य है या 50 से बड़ी है। इन सभी के लिए छात्रों को उन 25 संख्याओं की सूची में से सही संख्याओं को ध्यान से चुनना होता है। मतलब ये एकाग्रता और नियमों की समझ का एक बेहतरीन परीक्षण है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया रहा। हमने अब तक काफी जमीन तय कर ली है। हमने सीखा कि संभावनाओं के ब्रह्मांड को कैसे परिभाषित करें, मतलब सैंपल स्पेस। हाँ। और फिर उस ब्रह्मांड में से अपनी पसंद के परिणामों को कैसे फिल्टर करें, यानी घटना। हमने सारी तैयारी कर ली है। लगता है अब हम असली चीज के लिए तैयार हैं। हाँ, अब सभी टुकड़ों को जोड़ने का समय आ गया है। अब तक हमने n of s और n of a निकालना सीखा है। अब हम इन दोनों को एक साथ रखकर उस सवाल का जवाब देंगे जिससे ये सब शुरू हुआ था। किसी चीज के होने की संभावना कितनी है? और यही प्रैक्टिस सेट 5.4 आता है, जहां हमें वास्तव में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की गणना करने के लिए कहा गया है। यहाँ सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ना? सिर्फ एक। किसी घटना A की प्रायिकता P of A बराबर होती है n of A को n of s से भाग देने पर। P of A is equal to n of A n of s। तो असली काम तो n of A और n of s को सही से ही पता लगाना ही है। सही, जो हमने पिछले सेट्स में सीखा है। चलिए एक सरल उदाहरण से शुरू करते हैं। 2 सिक्के उछाले जाते हैं। सैंपल स्पेस होगा s is equal to h h h t t h t t, तो n of s is equal to 4। अब सवाल है, कम से कम एक हेड मिलने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक हेड का मतलब है एक हेड या 2 हेड। तो हमारी घटना A हुई h h h t और t h, इसलिए n of A is equal to 3। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। P of A is equal to n of A n of s is equal to 3/4। बिल्कुल। और अगर पूछा जाए कि कोई हेड ना मिलने की प्रायिकता क्या है, तो घटना B is equal to tt, n of B is equal to 1। प्रायिकता होगी P of B is equal to 1/4। सही। ये तो वाकई में सीधा है, अगर पिछले कॉन्सेप्ट साफ हों। बिल्कुल। ये सेट सिर्फ ये जांचता है कि क्या आप पूरी प्रक्रिया को बिना किसी गलती के पूरा कर सकते हैं। सैंपल स्पेस पहचानें, घटना पहचानें, दोनों की गिनती करें और फिर भाग दें। चलिए 2 पासों वाले सवाल पर वापस चलते हैं। अंकों का योग कम से कम 10 होने की प्रायिकता क्या है? हमने 5.3 में देखा था कि ns is equal to 36 था। और हमारी घटना मतलब योग कम से कम 10 के लिए na is equal to 6 था। तो प्रायिकता होगी pa is equal to 636, जिसे सरल करके 16 लिख सकते हैं। सही। लेकिन उसी सवाल में एक मजेदार हिस्सा है। अंकों का योग 33 होने की प्रायिकता क्या है? ये तो मजाक जैसा लगता है। हाँ। 2 पासों पर ज्यादा से ज्यादा योग तो 6 + 6 is equal to 12 हो सकता है। 33 तो असंभव है। और यही प्रायिकता का एक और सुंदर कॉन्सेप्ट सामने आता है, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ हमारी घटना C है योग 33 होना, तो C एक खाली सेट होगा, n of C बराबर 0। अच्छा। इसलिए प्रायिकता P of C बराबर n of C बटा n of S बराबर 0 बटा 36 बराबर 0। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ये 1 नंबर के लिए पूछा जाने वाला एक अच्छा ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है। बिल्कुल। इसी तरह ताश के पत्तों वाले सवाल भी हैं, जैसे 52 पत्तों के पैकेट में से एक इक्का मतलब एस निकालने की प्रायिकता क्या है? ताश के पत्तों वाले सवाल बोर्ड परीक्षा में बहुत आम है और इनके लिए छात्रों को पत्तों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। 4 तरह के पत्ते होते हैं, हर तरह के 13 पत्ते होते हैं, कुल 4 इक्के होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। ये जानकारी सवाल में नहीं दी जाएगी। ये सब याद रखना होगा। हाँ,
तो एक इक्का निकालने की प्रायिकता के लिए n ऑफ s बराबर 52। इक्के 4 होते हैं तो n ऑफ a बराबर 4। प्रायिकता होगी 4/52 यानी 1/13। तो अगर हम पूरे चैप्टर को एक कहानी की तरह देखें तो ये कुछ ऐसी है। हमने पहले संभावनाओं को गिनकर शुरुआत की, फिर उन सभी संभावनाओं की एक व्यवस्थित सूची बनाई जिसे सैंपल स्पेस कहा। सही। फिर उस बड़ी सूची में से अपनी मतलब की चीजों को छांटा जिसे घटना कहा। और अंत में हमने उस घटना के होने की संभावना की गणना की जिसे प्रायिकता कहते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और तार्किक प्रगति है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक जटिल सवाल को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ा जा सकता है। परीक्षा के लिए जैसा हमने चर्चा की, प्रैक्टिस सेट 5.2 से समिति वाला सवाल और 5.3 से 0 वाला अंक बनाने का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो जगहें हैं जहां छात्र सबसे आम गलतियां करते हैं। हाँ, अगर सैंपल स्पेस ही गलत बन गया तो प्रायिकता कभी सही नहीं आ सकती। अंतिम लक्ष्य, जैसा कि 5.4 में दिखाया गया है, पूरी प्रक्रिया को सटीकता से लागू करना है। तो इसका मतलब 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सलाह यह है कि हर प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर सेट अगले सेट की नींव है। सही कहा। लेकिन समिति वाले, अंक बनाने वाले और 2 पासों वाले सवालों पर विशेष ध्यान दें और उनकी बार-बार प्रैक्टिस करें। हाँ, और ये समझे कि फॉर्मूला सिर्फ एक जरिया है। असली खेल उस फॉर्मूला के लिए NA और NS को सही पता लगाने में है, जिसके लिए व्यवस्थित सोच और ढेर सारे अभ्यास की जरूरत है। हमने इस पूरी चर्चा में सिक्कों, पासों और ताश के पत्तों के सरल उदाहरण देखे। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि यही गणितीय तर्क मौसम के पूर्वानुमान या शेयर बाजार के रुझानों जैसी कहीं ज्यादा जटिल वास्तविक दुनिया की भविष्यवाणियों पर कैसे लागू होता है। क्या होता है जब पासों की संख्या लाखों में हो जाती है और हर पासे के हजारों पहलू होते हैं और हर थ्रो पिछले थ्रो को प्रभावित करता है। यह एक शानदार सवाल है और यही इस चैप्टर की असली खूबसूरती है। ये जो तर्क आप सीख रहे हैं, ये उन सभी जटिल मॉडलों का आधार है। मशीन लर्निंग और AI के मूल में भी यही है। संभावनाओं को मापना, डेटा से पैटर्न निकालना और भविष्य के बारे में सबसे अच्छी भविष्यवाणी करना। वाह! यह चैप्टर आपको उस शक्तिशाली दुनिया की पहली सीढ़ी पर खड़ा करता है। इस पर सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है।